जय हिंद दोस्तों, सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी। यह ज्योग्राफी का 5वां वीडियो है। इस वीडियो में हम चंद्रमा, बौने ग्रह, उल्कापिंड और धूमकेतु के बारे में जानेंगे। इससे पहले का वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा, जिसे इंग्लिश में मून बोला जाता है, तो चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान जो है वो सेलेनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का जो अध्ययन करने वाला विज्ञान है वो सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। शांति सागर किसे कहते हैं? चंद्रमा पर जो धूल के मैदान होते हैं उसे शांति सागर कहा जाता है। यह चंद्रमा का पिछला भाग है, ओके, जो कि अंधकारमय होता है। शांति सागर चंद्रमा का पिछला भाग होता है जो कि अंधकारमय होता है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लिबनिट्ज पर्वत 35,000 फीट, जिसे मीटर में बोले तो 10,668 मीटर, चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है कि जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं? तो जीवाश्म ग्रह जो है चंद्रमा को बोला जाता है, ओके। जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं? तो चंद्रमा को बोला जाता है। और चंद्रमा पर जो दक्षिणी ध्रुव पर स्थित एक लिबनिट्ज पर्वत है उसकी ऊंचाई जो है 35,000 फीट है, जो कि चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है। आगे देखेंगे, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा जो है लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने दिनों में करता है? तो 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है। और इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक घूर्णन करता है। कितने समय में? तो 27 दिन 8 घंटे में ही अपने अक्ष पर भी एक घूर्णन करता है। यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग को देख सकते हैं। हम जो चंद्रमा का जो भाग देखते हैं वो अधिकतम से अधिकतम जो है वो हम 57% ही देख सकते हैं चंद्रमा का भाग, जो कि यही पृथ्वी से दिखाई देती है। इससे ज़्यादा पृथ्वी से हम देख नहीं सकते हैं। और यह जो है चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ने का कारण अब ऊपर अभी आप देख लिए, ये जो होता है 27 दिन 8 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है, यही जो होता है चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई पड़ने का कारण है। आगे देखेंगे, चंद्रमा का जो अक्ष है तल पृथ्वी के अक्ष के साथ जो है 58.48 डिग्री का अक्ष कोण बनाता है। चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के लगभग समानांतर है। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के अक्ष के ही लगभग समानांतर है। इसका परिक्रमण पथ भी दीर्घवृत्ताकार है। जैसे पृथ्वी का परिक्रमण पथ जो है वो दीर्घवृत्ताकार है, उसी प्रकार चंद्रमा का परिक्रमण पथ भी जो है कैसा है? तो वो दीर्घवृत्ताकार है। चंद्रमा का व्यास जो है वो 3,480 किलोमीटर तथा द्रव्यमान जो है पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81 है। कितना है? जो चंद्रमा का जो व्यास है वो 3480 किलोमीटर है और पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 भाग है। तो आगे देखते हैं, सूर्य के संदर्भ में जो है चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि, यानी कि सूर्य की तुलना में चंद्रमा की परिक्रमा की जो अवधि है वो 29.5 दिन, यानी कि 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 2.8 सेकेंड होती है। इस समय को एक चंद्रमास या साइनोडिक मास कहते हैं। एक चंद्रमास या साइनोडिक मास किसे कहते हैं? तो सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा अवधि यानी कि 29.5 दिन होती है। इस समय को ही चंद्रमास या साइनोडिक मास कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नक्षत्र समय के दृष्टिकोण से चंद्रमा लगभग 27.1/2 दिन में पुनः उसी स्थिति में होता है, यानी कि 27.5 दिन में जो होता है वो नक्षत्र समय के दृष्टिकोण से चंद्रमा लगभग पुनः उसी स्थिति में होता है। और 27.1/2 यानी कि 27.5 दिन 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.6 सेकेंड की यह अवधि एक नक्षत्र मास कहलाती है। एक नक्षत्र मास किसे कहते हैं ये आप समझ गए। बढ़ते हैं आगे की ओर। ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात जो है वह 11.5 है।
ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर और चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात क्या है? तो 11.5 है। आगे देखेंगे, अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए चट्टानों से पता चला है कि चंद्रमा भी उतना ही पुराना है जितना पृथ्वी, यानी कि 460 करोड़ वर्ष पुराना है चंद्रमा। और पृथ्वी की जो पुराना बात हो रही है कि कब कितनी पुरानी है, तो वो भी लगभग इतना ही है। इन चट्टानों में टाइटेनियम अधिक मात्रा में है, यानी कि अपोलो एक अंतरिक्ष मिशन था जिसके अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा जो लाए गए चट्टान है उससे पता चला है कि चंद्रमा भी उतना ही पुराना है जितना कि पृथ्वी, यानी कि 460 करोड़ वर्ष पुराना है। और इन चट्टानों में जो है टाइटेनियम की अधिक मात्रा में पाया गया है। आगे देखते हैं सुपरमून। सुपरमून क्या होते हैं, इनकी हम चर्चा करते हैं। तो जब चंद्रमा जो है पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को जो है सुपरमून कहते हैं। सुपरमून किसे कहते हैं? जब चंद्रमा यानी कि मून पृथ्वी के सबसे निकट यानी कि नज़दीक होता है तो उसी स्थिति को सुपरमून बोला जाता है। इसे पेरिजी फुल मून भी कहते हैं। पेरिजी फुल मून किसे कहते हैं? तो जब चंद्रमा जो है पृथ्वी के एकदम काफ़ी नज़दीक हो तो उसे पेरिजी फुल मून भी कहते हैं। इसमें जो है पेरिजी फुल मून में चांद 14% ज़्यादा बड़ा तथा 30% अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। ओके, नोट देख लेंगे, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी जो है वो 3,84,365 किलोमीटर है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी कितनी है? तो 3,84,365 किलोमीटर है। बढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखेंगे हम ब्लू मून के बारे में। ब्लू मून क्या है? तो ब्लू मून जो है एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएँ हो तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। ब्लू मून किसे कहते हैं? जब एक कैलेंडर माह में यानी कि महीना में 2 पूर्णिमाएँ होती है तो दूसरी पूर्णिमा का जो चांद निकलता है वो ब्लू मून कहलाता है। इसका मुख्य कारण 2 पूर्णिमाओं के बीच का अंतराल 31 दिन से कम होना है। इसका मुख्य कारण क्या है? तो जो 2 पूर्णिमा होती है उसके बीच के अंतराल जो है वो 31 दिन से कम का होना है। ऐसा 2-3 साल पर होता है। यह ब्लू मून जो होता है वो 2-3 सालों पर होता है। अगस्त, अब जैसे देख लेते हैं, समझते हैं इसको। 2-3 सालों पे होता है तो इसको समझ लेते हैं थोड़ा। जैसे अगस्त 2012 में 2 पूर्णिमा 2 व 31 अगस्त को देखे गए, यानी कि 2012 ईस्वी में जो है वो एक पूर्णिमा 2 अगस्त को और दूसरा पूर्णिमा 31 अगस्त को देखा गया। इसमें 31 अगस्त के पूर्णिमा को ब्लू मून कहा गया क्योंकि यह दूसरा पूर्णिमा है तो इसे ही ब्लू मून कहा जाता है। ऊपर आप पढ़े हैं। जब किसी वर्ष विशेष में 2 या अधिक ब्लू मून के होते हैं तो उन्हें मून ईयर कहा जाता है। मून ईयर किसे कहते हैं? अब तक आप लीप ईयर ही जानते थे, अब आप मून ईयर भी जान लीजिए। जब किसी वर्ष विशेष में 2 या अधिक माह ब्लू मून के होते हैं तो उसे मून ईयर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नोट देख लेंगे। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर वह स्थान है जहां अमेरिका का अंतरिक्ष यान यानी कि अपोलो 11 उतरा था। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा का वह स्थान है जहां अमेरिका का अंतरिक्ष यान जो है अपोलो 11 उतरा था। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि अमेरिका का जो अंतरिक्ष यान है वो अपोलो 11 कहाँ उतरा था? तो वो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी पर उतरा था, जो कि चंद्रमा पर एक जगह है। अब जानेंगे हम बौने ग्रह के बारे में, यानी कि बौने ग्रह क्या है और इनके बारे में भी हम डिटेल चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। इसमें देखेंगे सबसे पहले यम, जिसे इंग्लिश में प्लूटो कहते हैं। प्लूटो तो आप लोग जानते होइएगा, लेकिन इसका ही हिंदी नाम यम है, लेकिन इसके बारे में आप लोग नहीं जानते थे तो जान लीजिए प्लूटो को हिंदी में यम कहते हैं। IAAU ने इसका नया नाम 134340 रखा है, जो कि क्लाड टामवो ने 1930 ईस्वी में खोज की। यम की खोज कब हुई थी? तो 1930 ईस्वी में हुई थी और इसका नाम IAU ने इसका नया नाम 1,34,340 रखा है। आगे देखते हैं। अगस्त 2006 की IAU की प्राग सम्मेलन में ग्रह कहलाने के मापदंड पर खड़े नहीं उतरने के कारण यम को ग्रह की श्रेणी से अलग कर बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। यानी कि 2006 में जो है 2006 ईस्वी में
IAU की प्राग सम्मेलन हुआ था, जिसमें ग्रह का लाने वाले मापदंड पर खड़े नहीं उतरने के कारण प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। और IAU यानी कि IAU का जो फुल फॉर्म होता है वो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन होता है। आगे देखेंगे यम को ग्रह की श्रेणी से निकाले जाने का जो कारण है वो कौन कौन सा है। तो सबसे पहला कारण जो है यह आकार में चंद्रमा से छोटा होना। यम यानी कि प्लूटो को जो है ग्रह से बाहर निकाल दिया गया। ये तो बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन इसके कारण है ये बहुत कम लोग ही जानते हैं, तो इसको जानिए आप। इसका जो सबसे पहला कारण है वो चंद्रमा से छोटा होना और इसकी कक्षा का जो है वृत्ताकार नहीं होना। जैसे सभी ग्रह जो है लगभग वृत्ताकार है, लेकिन इसका जो कक्षा है वो वृत्ताकार नहीं है, यानी कि गोल नहीं है। ओके, तो अगला कारण जो है तीसरा कारण जो है वरुण की कक्षा को काटना। सभी ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन ये किसी ग्रह की कक्षा को नहीं काटते हैं, लेकिन ये जो यम यानी कि प्लूटो जो है वो वरुण की कक्षा को काटता है, जिसके कारण इसे ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। अब जानेंगे हम सेरस के बारे में, जिसे इंग्लिश में भी सेरस ही बोला जाता है। इसकी खोज जो है इटली के खगोल शास्त्री पियाजी ने किया था। सेरस की खोज किसने किया था? तो पियाजी ने किया था, जो कि एक इटली के खगोल शास्त्री थे। आगे बढ़ते हैं। IAU की नई परिभाषा के अनुसार इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। इसे संख्या 1 से जाना जाएगा। IAU की जो नई परिभाषा जो तय की गई उसके अनुसार बौने ग्रह की जो श्रेणी में जो रखा गया है, ऐसे इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। इसे संख्या 1 से जाना जाएगा। इसका व्यास जो है बुध के व्यास का 1/5 भाग है। ओके, इसका व्यास जो है कितना है? तो बुध के व्यास का 1/5 भाग है। बढ़ते हैं आगे की ओर, नोट देख लेंगे। अन्य बौने ग्रह है कौन कौन है? तो चिरौन एवं 2003 UV 313 इरिस अन्य बौने ग्रह है। इनको आप ध्यान रखेंगे। अब जानेंगे हम लघु सौरमंडलीय पिंड के बारे में। लघु सौरमंडलीय पिंड क्या है? क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉयड्स। क्षुद्र ग्रह को ही इंग्लिश में एस्ट्रॉयड्स बोला जाता है। मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड है जो कि सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के बीच जो है कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड है जो कि सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ओके, और खगोल शास्त्रियों के अनुसार जो है ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे टुकड़े से क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ है। क्षुद्र ग्रह का निर्माण कैसे हुआ है? तो ये खगोल शास्त्रियों के अनुसार जो है वो ग्रह के जो विस्फोट होता है, ग्रह का जो विस्फोट हुआ उससे टूटे टुकड़े से जो है क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ है। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त यानी कि लोनार झील, जैसे कि महाराष्ट्र में बनता है। पृथ्वी से जो उसका क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो उसके पृष्ठ पर यानी कि पीछे की ओर विशाल गर्त बनता है। जैसे इसका एक उदाहरण है लोनार झील, जो कि महाराष्ट्र में है, यही बनता है। ओके, आगे देखते हैं। फोरवेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। नंगी आंखों से जो है हम क्षुद्र ग्रह को नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो है फोरवेस्टा ही एकमात्र ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जानेंगे हम धूमकेतु के बारे में, जिसे इंग्लिश में कोमेट बोलते हैं। तो धूमकेतु क्या है, इनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान हैं जो कि धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। सौरमंडल के जो छोर होता है यानी कि अंत पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान हैं जो कि धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। यह जो है यह गैस एवं धूल का संग्रह होता है। धूमकेतु यानी कि कोमेट जो है वो गैस और धूल का संग्रह होता है जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं। धूमकेतु केवल तभी दिखाई पड़ता है जब वह सूर्य की ओर अग्रसर होता है। धूमकेतु में जो है वो गैस एवं धूल का संग्रह होता है और यह आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के स्वरूप में दिखाई देते हैं। और धूमकेतु जो कब दिखाई पड़ता है? वो केवल तभी दिखाई पड़ता है जब सूर्य की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें इसकी गैस को चमकीला बना देती है। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर
होता दिखाई देता है, यानी कि धूमकेतु यानी कि कॉमेट की जो पूंछ होती है, टेल होती है, वो सूर्य से हमेशा दूर होता दिखाई देता है। आगे देखेंगे, हैले नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल 76 वर्ष है। एक धूमकेतु है जिसका नामक हैले है, इसका जो परिक्रमण काल है वो 76 ईयर है और यह अंतिम बार जो है 1986 ईस्वी में देखा गया था और अगली बार जो है 1986 + 17 6 इज इक्वल टू 2062, यानी कि जो है हैले नामक जो धूमकेतु जो है इसका परिक्रमण काल कितना है तो 76 वर्ष है और यह जो है अंतिम बार 1986 ईस्वी में देखा गया था। उस हिसाब से इसमें 76 ऐड कर दे तो ये 2062 ईस्वी में पुनः दिखाई देगा। अगला देखेंगे, धूमकेतु हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होता है, यानी कि कॉमेट जो होता है वह हमेशा के लिए सदा के लिए टिकाऊ नहीं होते हैं, फिर भी प्रत्येक धूमकेतु के लौटने का समय निश्चित होता है। ओके, अब देख लेते हैं उल्का के बारे में। उल्का के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। उल्काएँ जो है प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में देखते हैं। उल्काएँ प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में देखते हैं जो आकाश में क्षण भर के लिए दमकती है। उल्का जो है प्रकाश आकाश में क्षण भर यानी कि थोड़े से ही समय के लिए दमकती है और लुप्त हो जाती है, यानी कि गायब हो जाती है। उल्काएँ क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े व धूमकेतु द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। उल्का क्या होता है तो क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े व धूमकेतु के द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होता है। अगर इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अब आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।